गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आज आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड लास्ट क्लास। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कोई लास्ट क्लास का की कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों की? कोई टॉपिक कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी? सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है। किसी को कुछ भी नहीं पूछना, एक भी पॉइंट? नो मैम। चलिए अच्छी बात है। मैम आपने जो बोला था मैम ज्वाइन लिंक किया? मैम यूट्यूब पे मिल जाएगी मैम, वो बता दीजिए। क्या बोला था? मैम क्लास के आप क्लास रिकॉर्ड करते हो ना, तो मैम आपने बोला था कि इसकी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी मैम, आईबीएम की। मैम मैंने सर्च हाँ किया, हाँ, मुझे मिली नहीं। आप वो बता देंगे प्लीज? ओके। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ओके पर। मैम, थैंक यू। ठीक है, जय आपको मैं शेयर कर दूंगी लिंक, आप बाकी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा। ठीक ओके है। मैम। ओके। और कोई क्वेरी है आपकी किसी की? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्टार्ट करती हूँ क्लास आज की। फिर मैं यस। ज्वाइन तो नहीं करना है कोई बच्चा हो? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन सभी को विजिबल है? कौन ज्वाइन कर रहा है? बेटा आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। कोई और स्टूडेंट बाकी है क्लास में? अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो बता दीजिए मुझे भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? नो मैम। नो मैम। अच्छा अच्छा, रुकिए 2 मिनट। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ओके, मैं एक बार टॉपिक दिखा देती हूँ, मुझे बता दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है स्लाइड में? नहीं है? नेक्स्ट में नो मैम। रिसर्च, क्वालिटीज ऑफ रिसर्च है, ऑब्जेक्टिव्स, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। अगर कोई न्यू कमर हो तो मुझे बता दो, प्रॉब्लम है तो रिवाइज करा दूंगी। अभी स्टार्टिंग हुई क्लासेस आपकी। टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टार्ट कर दिया था शायद। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी हो गया टॉपिक आप लोगों का। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी मैम रिसर्च। मैम टाइप्स पे मैम आपने जो एग्जांपल्स बताए थे वो मैम फिर से बता दीजिए। ओके, अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम है स्लाइड में? नो मैम। अच्छा, सिर्फ आपको प्रॉब्लम है टाइप एग्जांपल्स में या किसी और को भी करना है कुछ नोट? नोट करना है या समझाना है, क्या करना है बताइए? मैम समझा दीजिए बस। समझा दें, चलिए अच्छा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ एक्सप्लोरेटरी से, ठीक है? ओके मैम। ओके ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर वर्ड की मीनिंग क्या होती है? टू फाइंड आउट, टू नो अबाउट समथिंग। कोई भी टॉपिक हम सर्च कर रहे हैं, नेट पर सर्च कर रहे हैं, बुक पे सर्च कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं XYZ, वो सब कुछ किस में आ जाएगा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आ जाएगा। इसमें हम सर्च क्या करते हैं? बेसिक नॉलेज। किसी भी टॉपिक की स्टार्टिंग नॉलेज, बेसिक नॉलेज सर्च करते हैं जहां पर भी, वो हो जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अच्छा, इस केस में कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती है, ना ही कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन का हम यूज करते हैं। ये एक बेस प्रिपेयर करता है फर्दर रिसर्च प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे अभी कंक्लूसिव रिसर्च, तो कंक्लूसिव रिसर्च के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक बेसिक फाउंडेशन प्रिपेयर करता है। इसमें लिखा भी, इट इज इनिशियल रिसर्च व्हिच एनालाइजेस द डेटा एंड एक्सप्लोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग as many relationships as possible between different without knowing। बेटा आप लोग टाइमली ज्वाइन करिए सभी लोग, से डिस्टर्ब होती है क्लास ना। ठीक है, इसमें क्या करना है? डिफरेंट वेरिएबल्स को सर्च करना है, बेसिक नॉलेज सर्च करना है किसी भी टॉपिक की। कोई भी प्रॉब्लम आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च मोटिव ऑब्जेक्टिव है, उसके हम जो बेसिक नॉलेज जनरेट करते हैं या कलेक्ट करते हैं, वो क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। इसमें किसी भी टाइप की हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन या न्यूमेरिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फर्स्ट वन इज लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे अब क्या होता है? इट इज अ स्टडी इन्वॉल्विंग अ कलेक्शन ऑफ लिटरेचर्स इन द सिलेक्टेड एरिया ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर हैज लिमिटेड एक्सपीरियंस
and critical examination and comparison of them to have better understanding. अब exploratory research होता क्या है? To find about something topics, some topic. फर्स्ट वन इज लिटरेचर. इट मीन्स कि जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है टॉपिक्स रिलेटेड. थ्योरेटिकल इट मीन्स हार्ड कॉपी, कोई बुक के फॉर्म में, किसी नोट्स के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है. जो भी हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी हमको लिटरेचर के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में, वो सभी कुछ लिटरेचर सर्वे में आ जाएगा. लिटरेचर सर्वे के केस में भी हम कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग या न्यूमेरिकल का यूज नहीं करते हैं. इट इज अ बेसिक नॉलेज. जो टॉपिक की बेसिक नॉलेज होगी वो लिटरेचर सर्वे में आएगी. इसके लिए हमें कुछ भी नेट सर्च या कुछ नहीं करना, सिर्फ बुक्स या जर्नल्स या पेपर्स जो भी थ्योरेटिकल या नोट प्रिंट्स मिल रहे हैं हमें, वो हम सर्च करते हैं. इसके एग्जांपल सभी ने नोट कर लिए थे लिटरेचर सर्वे के, या फिर से नोट करा दूं मैं? फिर बेटा आंसर तो करिए आप लोग. एग्जांपल सभी नोट कर लिए थे लिटरेचर सर्वे के? जया? यस मैम. यस ठीक है. मैम. यस मैम. अच्छा, ठीक है. अगर नोट करना है कोई टॉपिक मुझे बता देना, मैं आपको नोट करा दूंगी. ठीक है. लिटरेचर सर्वे में बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, थ्योरी, वो हम सर्च करते हैं, बेसिक नॉलेज होती है. एक्सपीरियंस सर्वे के केस में क्या होगा? एक्सपीरियंस सर्वे में कोई थ्योरेटिकल या नोट्स का फॉर्म हम नहीं देते हैं, सिर्फ डिस्कशन बेस्ड होता है एक्सपीरियंस सर्वे. ठीक है. आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज रिक्वायर्ड है तो आप डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड से, कलीग से, फैकल्टी मेंबर से, फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, किसी से भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो सब क्या आ जाएगा? एक्सपीरियंस सर्वे हो जाएगा. दोनों में डिफरेंस क्या होगा? लिटरेचर सर्वे इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी और नोट्स फॉर्म. एक्सपीरियंस सर्वे हैज नो. सौरभ बेटा टाइम नहीं ज्वाइन करिए, ऑलरेडी 7 मिनट्स हो चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए आप. ये दोनों में डिफरेंस होगा कि लिटरेचर में थ्योरी फॉर्म होगी, रिटन फॉर्म होगी, बट इन केस ऑफ एक्सपीरियंस सर्वे देयर इज नो रिटन थ्योरी अवेलेबल. इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्यूज, ओपिनियंस. जहां भी ओपिनियंस की बात होगी, डिस्कशन, व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यू की बात होगी, वो एक्सपीरियंस सर्वे हो जाएगा. और जहां पर भी रिटन फॉर्म, बेसिक नॉलेज की बात होगी, वो लिटरेचर सर्वे होगा. थर्ड आता है आपका स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव एन इनसाइट. अब इसमें क्या होता है आपका? इसमें आपका स्पेशल नॉलेज होती है. इसमें हम वेरिएबल सर्च करते हैं. जहां पर डीप स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है जिस भी टॉपिक में, वहां पर हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव एन इनसाइट करते हैं. सिंपल है. देखिए बेसिक हो गया लिटरेचर, डिस्कशन या एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस सर्वे में आएगा. थर्ड पॉइंट क्या होता है? डिटेल रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज, डीप इनसाइट नॉलेज. जहां पर भी डीप नॉलेज, पहले तो हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि हाँ अल्फाबेट से होते हैं, फिर हमने लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया, देन हमने वर्ड या स्टेटमेंट फॉर्म करना सीखा. तो वर्ड स्टेटमेंट फॉर्म करना, इट मीन्स इट इज अ डीप नॉलेज अबाउट अल्फाबेट्स और इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है. जहां पर भी एडवांस वर्जन आता है किसी भी नॉलेज का, वो हो जाता है स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव एन इनसाइट. लास्ट आता है आपका केस स्टडी. केस स्टडी इज जनरली पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव एन इनसाइट. केस स्टडी में भी पॉजिटिव केस और नेगेटिव केस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉजिटिव सिचुएशन अगर हो रही है या नेगेटिव सिचुएशन अगर हो रही है तो उसकी स्टडी की जाती है. वो स्टडी क्या होती है? केस. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरल प्रोसेस कन्वे हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो वहां पर केस स्टडी का कोई यूज नहीं होगा. अगर कोई न्यू एडवांसमेंट हो रहा है या कोई नेगेटिव पॉइंट हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो रहा है, तो उस केस में केस स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिसर्च करते हैं कि इफेक्ट ऑफ कोविड केसेस ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वो भी केस स्टडी हो जाएगी. ठीक है. या कितनी ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है, या कितना डिफ्लेशन हो रहा है मार्केट में ड्यू टू कोरोना केसेस, वो भी केस स्टडी हो जाएगी. दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट्स. पॉजिटिव ले सकते हैं कि पॉजिटिव अदर फील्ड्स में ले सकते हैं कोरोना के, तो मुझे, या मेडिकल एडवांसमेंट क्या हुई है ड्यू टू कोरोना, तो ये आपका पॉजिटिव केस स्टडी हो जाएगी. ठीक है. कितने नए मेडिकल बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव स्टडी हो जाएगी.
क्लियर हो रहे सभी को पॉइंट्स इतने? यस मैम। हाँ ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें फिर, इतना सबको क्लियर है? चलिए, कंक्लूसिव रिसर्च डिस्कस किया था लास्ट टाइम पर। जया लास्ट टाइम पे यस मैम कंक्लूसिव डिस्कस कर लिया था। हो गया था। टाइप्स ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च ये भी हो गए थे, इसके बाद से करना है। मॉडलिंग स्टार्ट करना है। यस मैम। अच्छा, मॉडलिंग की मीनिंग क्या होती है? मॉडल वर्ड की क्या मीनिंग होती है? एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, ठीक कोई है, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर और प्रोटोटाइप्स, ये सिंबॉलिक फॉर्म हम ले सकते हैं। कोई भी आपको पर्टिकुलर पैटर्न दिया है तो वो मॉडलिंग में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम कोई भी एम्प्लॉय है, अगर उससे कोई फिक्स पैटर्न दिया जाता है सर्वे करने के लिए, उस केस में वो सर्वे के पैटर्न में चेंजेस नहीं कर सकता है। जो डिसीजन मेकर होगा या ओनर होगा कंपनी का, वो उसे बता देगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च वर्क या सर्वे करना है। तो आपका प्रोटोटाइप जनरेट हो गया, एक फिक्स पैटर्न डेवलप हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? मॉडलिंग रिसर्च हो जाएगा। जहां पर भी रिसर्च का पैटर्न या फिक्स्ड प्रोटोटाइप डेवलप होता है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं? मॉडलिंग रिसर्च हो जाते हैं। ठीक है, आप कंक्लूसिव रिसर्च में या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, बट इन द केस ऑफ मॉडलिंग रिसर्च वी कांट डू एनी टाइप ऑफ चेंजेस according to our requirement. We have to follow all the rules of decision maker or owner of the company or organization. हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हमें ओनर की या डिसीजन मेकर की नीड्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वे फॉलो करना पड़ेगा, ये रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? मॉडलिंग रिसर्च में फिक्स पैटर्न होता है, इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च टॉपिक कि हमें रिसर्च करना क्या है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो टेस्टिंग का यूज करेंगे, अदरवाइज टेस्टिंग का यूज नहीं होगा। सिंपल। एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है कि मॉडलिंग रिसर्च हमेशा रियलिटी बेस्ड होता है, किसी रियल प्रॉब्लम पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पॉल्यूशन का ले लिया टॉपिक, तो वो आपका पॉल्यूशन के केस में मॉडलिंग रिसर्च ही करना पड़ेगा। या आप कोविड-19 का टॉपिक हमने ले लिया, तो वो भी आपका मॉडलिंग रिसर्च हो जाएगा। या अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक लिया, वो भी आपका मॉडलिंग रिसर्च होगा। जो भी सोशल इश्यूज होते हैं, रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारे ही मॉडलिंग रिसर्च में आती हैं। क्लियर हो रहा है सभी को इतना? यहाँ आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, रियल टाइम प्रॉब्लम्स, ये रियल टाइम सिचुएशंस। या बिजनेस की सिचुएशन की बात करें, कितना ग्रोथ हो रहा है, डिक्लाइन कितनी हो रही है, सेंसेक्स के निफ्टी के क्या पॉइंट्स चल रहे हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, लॉकडाउन में क्या इफेक्ट पड़ा, ये सारे पॉइंट्स किस में आ जाएंगे? मॉडलिंग रिसर्च में आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है सभी को? जितनी भी रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो सारे ही मॉडलिंग रिसर्च में आते हैं। इसका एक फिक्स पैटर्न होता है, डिसीजन मेकर ओनर के अकॉर्डिंग हमें रिसर्च या सर्वे करना पड़ता है, कंटिन्यू करना होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडलिंग रिसर्च: symbolic models, symbolic research. Second one is mathematical models or research. Third one is simulation model. Come to first topic, symbolic model. Basically, it is a representation of performance measure of the system of interest in terms of its variables. It means it is based on variables. We have to check relationship about the different variables and what is the result of variables on the research process. क्लियर हो रही है मीनिंग इतनी कि जो भी वेरिएबल्स का इफेक्ट पड़ रहा है रिसर्च प्रोसेस पर, या रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है, कंक्लूजन पर इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम किसमें चेक करेंगे? सिंबॉलिक में करेंगे। सिंबॉलिक के केस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज भी होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का भी यूज होता है, दोनों यूज होते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि हमेशा कोई ना कोई इक्वेशन फॉर्म भी यूज होगी। जो भी एट्रीब्यूट्स है, वेरिएबल्स है सिस्टम की मीनिंग पता है सभी को? सिस्टम में क्या होता है? सिस्टम 3 पार्ट से होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। क्लियर है या नहीं है? सिस्टम में क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें क्या होगा? जो वेरिएबल्स होंगे ना जो अफेक्ट करेंगे प्रोसेस को, तो उनको हम इक्वेशन फॉर्म में जनरेट करते हैं सिंबॉलिक मॉडल के केस में। अभी आप OR पढ़ेंगे सब्जेक्ट, उसमें आपको LPP मेथड, सिंपलेक्स मेथड पढ़ना होगा, तो उसमें आपको समझाया जाएगा इक्वेशन फॉर्म कैसे जनरेट होती है, कैसे इसका यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में।
तो सिंबॉलिक या मॉडलिंग रिसर्च बेसिकली OR का टॉपिक है आपका। वहां पे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। जो भी वेरिएबल्स है, अफेक्टेड वेरिएबल्स है, इफेक्ट डाल रहे हैं प्रोसेस पर, उन सबको इक्वेशन फॉर्म पर उनके इफेक्ट को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके देन जो रिजल्ट है उसे फाइंड आउट किया जाता है सिंबॉलिक मॉडल के केस में। सेकेंड वन इज मैथमेटिकल मॉडल। Mathematical models are basically used in operation research models, OR models, which are aimed to solve complex real-life problems arising in the direction and management of large systems of men, machine, materials, money in industry, business, government. आप लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ी है? रिग्रेशन एनालिसिस वर्ड सुना है? रिग्रेशन एनालिसिस यस मैम, सुना है लेकिन पढ़ी नहीं है डिटेल में। ठीक है, रिग्रेशन वर्ड सुना है ना, रिग्रेशन की थोड़ी बहुत मीनिंग आइडिया होगा। तो आपका सिंबॉलिक का एग्जांपल होता है रिग्रेशन एनालिसिस। आप नोट करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, मैथमेटिकल में क्या होगा? जितने भी हमारे इनपुट होते हैं टू द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्या होते हैं? मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, चार तो मेन हो गए आपके। ठीक है, जो भी इनपुट्स होते हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है या उन पर गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या इफेक्ट है, रियल लाइफ प्रॉब्लम से या रियल सिनेरियो में इन सब प्रोसेसेस का या सिस्टम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम किस में सर्च करेंगे? मैथमेटिकल मॉडल्स में सर्च करेंगे। ये भी आपका OR का ही पार्ट होता है, OR मॉडल्स का पार्ट होता है। पर इस केस में क्या करते हैं? इसमें हम जनरली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स या प्रोग्रामिंग मॉडल्स या असाइनमेंट चेक करते हैं कि अगर हमें कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करना है तो क्या ऐसा कौन सा रूट होगा जो मिनिमाइज या ऑप्टिमम रूट होगा, कॉस्ट कम होगी, कैसे एलोकेशन करना है, या अगर वर्किंग हम चेक कर रहे हैं, वर्क फ्लो चेक कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो कैसे वर्क असाइन करेंगे कि प्रेशर वर्कलोड कम हो जाए या जो भी एम्प्लॉयज है वो सेटिस्फाइड हो जाए। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे इट मीन्स वो आपकी कंपनी जल्दी छोड़ देंगे, जल्दी लेफ्ट आउट कर देंगे, रिजाइन कर देंगे। तो इसलिए एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है कि एम्प्लॉयज लेफ्ट आउट ना करें, रिजाइन ना करें। या फिर इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, रॉ मटेरियल सप्लाई कब हो जाएगी, स्टॉक कितना मैनेज करना है, ये सारे टॉपिक्स किसमें आते हैं? मैथमेटिकल मॉडल्स में आते हैं। सिंबॉलिक का आपने एग्जांपल नोट कर लिया होगा, मैथमेटिकल का भी नोट कर लीजिए आप लोग। असाइनमेंट मॉडल्स, कितना कहाँ असाइनमेंट करना है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करनी है, रूट क्या होगा उसका। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स, LPP भी आपका OR का ही पार्ट होता है। सिंपल वेरिएबल्स का क्या रिलेशनशिप है, कैसे लिंकअप करना है, क्या इफेक्ट होगा कंपनी पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, ये हम चेक करते हैं LPP के थ्रू। इन्वेंट्री मॉडल्स आप नोट कर रहे हैं आप सभी लोग? इन्वेंट्री मॉडल्स मींस रॉ मटेरियल सप्लाई कब करनी है, कितनी करनी है कि हमारा जो रॉ मटेरियल स्टॉक है वो बेकार भी ना जाए, वेस्ट ना हो, एक्सपायर ना हो, प्लस अकॉर्डिंग टू नीड स्टॉक रेडी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज स्टॉक खत्म हो गया और फिर रॉ मटेरियल हम ऑर्डर कर रहे हैं, वो 4 दिन बाद स्टॉक आ रहा है, तो खत्म होने के पहले ही वो हमारे पास आ जाए रॉ मटेरियल। क्लियर हो रहा है सभी को? एग्जाम्पल नोट करते जाइए आप लोग। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स, LPP मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, असाइनमेंट मॉडल्स, इन्वेंट्री मॉडल्स एटसेट्रा। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है सभी को, सिंबॉलिक एंड मैथमेटिकल? क्लियर है? ओके, और किसी को प्रॉब्लम तो नहीं कोई? थर्ड वन इज सिमुलेशन मॉडल। सिमुलेशन की क्या मीनिंग होती है? सिमुलेशन मीन्स कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। इट मीन्स इट इज एक्सपेरिमेंट बेस्ड मॉडल, कि जो भी हमने रिसर्च किया, जो भी रिजल्ट आया, कंक्लूजन आया, उसे प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। जिससे फॉर एग्जांपल आपकी कानपुर मेट्रो प्रिपेयर हो रही है, तो मेट्रो ऐसे तो स्टार्ट हो नहीं गई होगी, पहले इसके लिए रिसर्च वर्क किया गया कि रूट कैसे, पॉसिबिलिटी है या नहीं मेट्रो की, यहाँ पर ये रूट कौन सा होगा, क्या कॉस्ट होगी, लोग मेट्रो का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ट्रैफिक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, तो इसके लिए एक रिसर्च वर्क किया गया, पहले हुआ भी है कंडक्टेड रिसर्च। आप लोग देखिएगा, आपको नॉलेज मिल जाएगी, नेट पर मिल जाएगी इजिली। एक रिसर्च वर्क होता है पहले किसी भी वर्क के पहले, तो इसको कैसे कन्वर्ट, उसकी फिजिबिलिटी कितनी है। बेसिकली सिमुलेशन चेक्स
feasibility of a research program or any model. सिमुलेशन मॉडल किसी भी वर्क की मॉडल की फिजिबिलिटी चेक करता है कि हाँ ये मॉडल ये वर्क रियल लाइफ में कितना पॉसिबल है, इससे हम परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं सिर्फ हम कॉपी पे कर ले रहे हैं और रियल लाइफ में इसे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम प्रैक्टिकल या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसके पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक प्रोजेक्ट करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करते हैं। इससे आपको मेट्रो का एग्जांपल दिया गया, वो इसमें आ जाएगा सिमुलेशन मॉडल में। जितने भी आपके इंडस्ट्री लेवल मैनेजमेंट वर्क होते हैं या बिजनेस मैनेजमेंट होता है या गवर्नमेंट मैनेजमेंट वर्क होते हैं, वो सारे ही सिमुलेशन मॉडल के अंदर आते हैं। जैसे आपकी वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रही है, वो भी सिमुलेशन मॉडल में ही आएगा कि कितनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट कितनी होनी है, कहाँ होनी है, किस स्टेट में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, क्या इफेक्ट होगा, सारे किस में आ जाएंगे, सिमुलेशन मॉडल में आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है या लो लेवल मैनेजमेंट होता है, तीनों ही मॉडल्स किसमें आ जाएंगे, सिमुलेशन मॉडल में आ जाएंगे तीनों। आप नोट करते जाइए जो भी एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज अदर डायमेंशंस ऑफ रिसर्च। देयर आर बेसिकली 6 dimensions of research. 2-3 और होती है, but these are unimportant, so I only discuss 6 types of research dimensions. First is descriptive versus analytical research dimension. Second is applied or action versus fundamental or pure research dimension. These are also the types of research. Third is quantitative versus qualitative research. Fourth is conceptual versus empirical research. Fifth is one-time research versus longitudinal research. Sixth is conclusion-oriented versus decision-oriented research. आपको नोट करना है तो कर लीजिए, देन नेक्स्ट स्लाइड पर आती हूँ मैं। नोट करना है किसी को? Then come to the first topic, descriptive versus analytical research. As the name discussed about descriptive research, it includes survey and fact-finding inquiries of different kinds. The major purpose of descriptive research is to check the affairs which are present in the current scenario, current situations. But in the case of descriptive research, there is no control of researcher over variables, so it is a uncontrolled type of research. मैंने पहले भी डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्टिव शायद डिस्क्रिप्टिव, ये दोनों सेम ही है, जो इसके फीचर्स होंगे आपके वही वहाँ डिस्क्रिप्टिव के फीचर्स होंगे, बट इट इज क्लासिफाइड इन कंक्लूसिव रिसर्च। यहाँ पे आपको सेपरेटली डिफाइन कर दिया गया है, जो फीचर्स होंगे दोनों के सेम होंगे। जैसे इसमें वेरिएबल्स नहीं होते हैं, यहाँ पर भी नहीं होंगे। ये अनकंट्रोल्ड रिसर्च होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वो भी अनकंट्रोल्ड रिसर्च होगा, ठीक है। जो भी प्रेजेंट सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं। वेरिएबल पर रिसर्चर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, बस रिसर्चर को यही करना है कि जो अकरेंस हो रही है, जो फिनोमेना अकर हो रहा है, उसे रिपोर्ट करना होता है, सिंपल, कि क्या इवेंट परफॉर्म हुआ है, क्या वर्क किया गया, वर्क डन क्या हो रहा है, वो आपको रिपोर्ट करना होता है और कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। कोई आपकी इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होगी, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी नहीं होना है। जो भी वर्क हुआ, जो भी इवेंट परफॉर्म हुआ, उसकी रिपोर्टिंग आपको डिसीजन मेकर को करनी है, ना करना है। सर क्लियर हो रहा है सभी को? जो भी ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती है। ये बेसिक टाइप ऑफ रिसर्च होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा इवैल्यूएशन की या क्रिटिकल एग्जामिनेशन की कोई नीड नहीं होती है। जो आपको फैक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं उस पर हम बेस्ड करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है, ये आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव का। इसमें आपको फैक्ट्स को यूज करना है, टेस्टिंग भी करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स भी चेक करना है। एनालिटिकल आपका कंट्रोल रिसर्च होता है, इसमें हम रिग्रेशन एनालिसिस या कोरिलेशन मेथड्स भी अप्लाइड करते हैं। कोरिलेशन वर्ड आपने सुना होगा शायद, कोरिलेशन क्या होता है। जितनी भी एनालिसिस होती है सारी एनालिटिकल में परफॉर्म होती है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च होता है, कंट्रोल रिसर्च होता है, ठीक है। ये आप दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिए, अगर प्रॉब्लम है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। बट इसमें भी एक पॉइंट दोनों में सिमिलर क्या होगा, जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी उसमें दोनों में ही इसका यूज करते हैं। एनालिटिकल के केस में हम सर्वे नहीं परफॉर्म करते हैं, बस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ही रिसर्च करने करते हैं।
डिस्क्रिप्टिव के केस में सर्वे भी परफॉर्म होगा प्लस जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इन एनी फॉर्म वो भी यूज करेंगे, दोनों का यूज होगा। क्लियर है सभी को इतना? डिस्क्रिप्टिव के केस में सर्वे भी यूज होगा, ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी यूज होगी। एनालिटिकल के केस में एक्सपेरिमेंट होगा प्लस सर्वे का यूज नहीं होगा, जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसका ही यूज करेंगे फैक्ट फाइंडिंग करने में। क्लियर है सभी को? डिस्क्रिप्टिव अनकंट्रोल्ड रिसर्च होगा, एनालिटिकल रिसर्च कंट्रोल्ड रिसर्च होगा। डिस्क्रिप्टिव के केस में वेरिएबल्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, एनालिटिकल के केस में वेरिएबल कंट्रोल्ड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च एंड फंडामेंटल और प्योर रिसर्च। सिंपल मीनिंग है अप्लाइड की। अप्लाइड रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और इंडस्ट्री और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल आपको गिवन है, रिसर्च टू आइडेंटिफाई सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रेंड्स अफेक्टिंग पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग रिसर्च, इवेल्युएशन रिसर्च, जैसे आपका अभी करंट सिनेरियो कोविड केसेस, वो भी आपके एक्शन रिसर्च में आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू केसेस, कितनी केसेस इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट को एक्शन लेना है कि हमें लॉकडाउन करना है या कर्फ्यू करना है या नहीं करना है, जिसमें हमें तुरंत एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी इसमें होते हैं अप्लाइड रिसर्च आते हैं। जो भी रियलिटी आ रही, जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, करंट सीन है, करंट सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग हमें तुरंत ही एक्शन लेना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। इन द केस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, it is concerned with generalization and with the formulation of theory. ठीक है, then it is not based on real life problems. Example of fundamental research is research are research related to natural phenomena or related to mathematics. जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, कोई फैक्ट फाइंडिंग करनी होती है, कोई जनरलाइजेशन करना होता है, जैसे आपको नोबेल प्राइज देखा होगा आपने, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के केस में, मैथ्स के केस में नोबेल प्राइजेस मिलते हैं, वहां पे थ्योरी जनरेट होती है। आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, जितनी भी थ्योरीज होती हैं वो सारी क्या होती है, फंडामेंटल रिसर्च होते हैं। जो भी जनरलाइजेशंस आते हैं, फैक्ट्स आते हैं ऑलरेडी, वो सारे कितने किसमें आएंगे, फंडामेंटल रिसर्च में आएंगे। सिंपल दोनों में डिफरेंसेस क्या है? अप्लाइड रिसर्च कभी भी जनरलाइजेशन के लिए यूज नहीं होगा, फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च होगा, रियल टाइम रियल प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जिनमें तुरंत एक्शन रिक्वायर्ड होता है, रिसर्च तुरंत रिसर्च या एक्शन रिक्वायर्ड होता है, वहां पर रिसर्च यूज होगा। जो भी ट्रेंड्स आते हैं, मार्केट ग्रोथ, डिक्लाइन, रिसर्च क्या होना है, जो भी पर्टिकुलर एक्शंस होते हैं वो सारे ही एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च में आते हैं। फंडामेंटल में जनरलाइजेशंस होती हैं, थ्योरीज होते हैं, फैक्ट्स फाइंडिंग्स, न्यू इन्वेंशंस भी आ जाती हैं कभी कभी। जितनी भी थ्योरीज रिलेटेड टू एनी फिनोमिना, एनी सिचुएशन, एनी साइंटिफिक टॉपिक और मैथमेटिक्स, सारी फंडामेंटल रिसर्च में आ जाते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को इतना? यस मैम। कोई प्रॉब्लम, किसी और को कोई प्रॉब्लम हो? अभी आप बता दीजिए प्रॉब्लम हो कोई। अच्छा, जितने भी आपकी ह्यूमन स्टडीज होती हैं वो भी फंडामेंटल रिसर्च में आती हैं, कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या ग्रोथ हुई, क्या फ्यूचर चेंजेस होंगे, जीन्स चेंजेस, जीन के टॉपिक आपने देखा होगा, जीन्स कैसे क्या होते हैं, क्या हाइब्रिड पॉलिसीज आ रही हैं, न्यू रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है रियल लाइफ में, वो भी सारी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ मैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। सिंपल मीनिंग इसकी, क्वालिटेटिव रिसर्च मीन्स क्वालिटी बेस्ड रिसर्च, क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी बेस्ड रिसर्च। जहाँ भी कोई भी टॉपिक ऐसा है जहाँ पे क्वांटिटेटिव फीचर्स की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। जहाँ पर भी क्वालिटेटिव पॉइंट्स की बात होगी, फीचर्स की बात होगी, वहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पे बेस्ड होगा? इट इज एप्लीकेबल टू फिनोमिना एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज। क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन फिनोमिना एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज और काइंड। सिंपल मीनिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स्ट्रा कि कोई अदर आपको करना है। जितनी भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, कोरिलेशन होता है, वो सारी किसमें आ जाएंगे? क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाएंगे, जितनी भी चेकिंग्स होती हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर आ जाएगा। ह्यूमन बिहेवियर चेक करना या
चेंजेस इन बिहेवियर या स्टूडेंट डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, जितने भी आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स आते हैं वो सारे ही क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाते हैं। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्वालिटेटिव क्वांटिटी में। कितनी टाइप्स की एनालिसिस होती है, मैथमेटिकल एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं। और जितना भी ह्यूमन बिहेवियर डेवलपमेंट, ग्रोथ, डिक्लाइन, डिस्क्रिप्शन बेस्ड रिसर्च, सारे ही क्वालिटेटिव में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च। इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंपल conclusion oriented means it is based on conclusion. Researcher can pick up any problem, any type of problems what he want to select. He has no pressure of any decision maker, any owner of the company or manufacturing it. He has its own reliability to make research, to perform research एंड रीडिजाइन द इंक्वायरी। जिससे मैंने पहले बताया था आपको रिसर्च प्रोसेस क्या होती है। पहले हमको रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च डिजाइन परफॉर्म करते हैं। रिसर्च डिजाइन क्या होती है, एनीवन, किसी को मीनिंग क्लियर है रिसर्च डिजाइन की? मैंने डिस्कस मैम किया। ब्लूप्रिंट होती है हमारी रिसर्च प्रोसेस का। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है कि हम रिसर्च कैसे परफॉर्म करना है। अगर रिसर्चर को लगता है कि ब्लूप्रिंट हमारा सही प्रिपेयर नहीं हुआ है तो वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। बाकी किसी भी केस में रिसर्चर फ्री नहीं होता है ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करने के लिए। ब्लूप्रिंट कौन प्रिपेयर करेगा, जनरली डिसीजन मेकर या ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करेगा। रिसर्चर हैज टू परफॉर्म ओनली सर्वे वर्क, रिसर्च वर्क, उससे कुछ और नहीं करना, डिसीजन मेकर सारा काम करेगा एक्स्ट्रा। बट इन द केस ऑफ कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च, रिसर्चर इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन according to his need, his or her need, and redesign the inquiry, redesign the research design. कोई भी स्टेप वो चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। बट इन द कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च देयर इज इशू ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च बिकॉज देयर इज बायसनेस। रिसर्चर जब फ्री होगा किसी भी टॉपिक को, किसी भी स्टेप को चेंज करने के लिए, इट मीन्स वो बायसनेस भी करेगा, अपने अकॉर्डिंग वो रिजल्ट भी चेंज कर सकता है। ये रिसर्च जो कर रहा है प्रॉपरली नहीं करेगा, जहां उसकी बायसेस होगी उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट वेरी कर देगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम बेसिक होती है कि इसमें बायसेस आ जाती है, एक्यूरेसी इफेक्ट कर जाती है। अगर एक्यूरेसी लेवल या वैलिडिटी ज्यादा इफेक्ट कर जाएगी, इट मीन्स जो आपका रिसर्च का रिजल्ट आ रहा है वो रिलायबल नहीं है। क्लियर हो रहा है सभी को? नेक्स्ट इज डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। इसमें क्या होता है आपका, इट इज ऑलवेज फॉर द नीड ऑफ डिसीजन मेकर and the researcher in this case is not free. अब देखिए दोनों डिफरेंसेस क्लियर रखिए। यहाँ डिसीजन कंक्लूजन ओरिएंटेड के केस में डिसीजन मेकर का रोल नहीं होता है या जीरो के इक्विवेलेंट होता है। बट इन द केस ऑफ डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च all the work, all the steps are performed under the decision of decision maker. जो डिसीजन मेकर बोलेगा, जो भी ओनर बोलेगा, उसके अकॉर्डिंग रिसर्चर को रिसर्च का करना होगा। डिसीजन की ओरिएंटेड रिसर्च के केस में रिसर्चर फ्री नहीं होता है, जो भी उसे वर्क करना है उसे किसकी परमिशन लेनी होगी, डिसीजन मेकर की परमिशन लेनी होगी या ओनर की परमिशन लेनी होगी। बट इन द केस ऑफ डिसीजन मेकर, डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च, बायसनेस लो होगी, इक्विवेलेंट टू 0%, रिलायबल रिसर्च होगा, वैलिड रिजल्ट आएगा, ये इसकी प्रॉफिट्स हैं। बट कंक्लूजन में ऐसा नहीं होता। कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो रिजल्ट आता है, कंक्लूजन आता है, वो बायस्ड होता है, एक्यूरेसी अफेक्ट कर जाती है। ये पॉइंट्स आप नोट करते चलिए, दोनों ही पॉइंट्स। फिर इसमें डिफरेंस बताती हूँ दोनों में ही कि इन द केस ऑफ कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च, रिसर्चर इज फ्री टू पिक अप द प्रॉब्लम, बट इन द केस ऑफ डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च, रिसर्चर इज नॉट फ्री। There is always the chances of biasness or less accuracy of research in the conclusion oriented research, but in the case of decision oriented research there is less expectancy of biasness and more accuracy in comparison with conclusion oriented research. नोट करते जाइए आप लोग पॉइंट सारे। conclusion oriented research is less reliable, less valid, least valid, but decision oriented research is more accurate, more reliable,
more valid. Conclusion oriented research is less effective research process. Decision oriented research process is more effective research process. क्लियर है सभी पॉइंट सारे? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू करूं मैं फिर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जया, मनप्रीत, ऋतिक? नो मैम। ठीक है, कंटिन्यू करती हूँ मैं फिर मैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल का मीनिंग क्या हो जाएगी? सिंपल मीनिंग इतनी है इसमें। In the case of conceptual research, it is related to some abstract ideas or theory. It is generally used by philosophers and thinkers to develop new concepts or to reinterpret existing ones. It is generally similar to fundamental research. इस केस में भी हम जनरलाइजेशन एंड थ्योरीज परफॉर्म करते हैं, कॉन्सेप्चुअल के केस में भी यही करते हैं। बट डिफरेंस दोनों में क्या होगा? इसमें रीइंटरप्रिटेशन नहीं होता थ्योरीज का। थ्योरी मीनिंग दोनों की, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च के केस में सिर्फ न्यू थ्योरीज आती हैं, कोई भी रिवाइज थ्योरी, रीइंटरप्रेट थ्योरी नहीं आती है। बट इन द केस ऑफ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ऑलवेज न्यू थ्योरी प्लस रीइंटरप्रिटेशन ऑफ एनी थ्योरी टॉपिक इंक्लूड हो जाएंगे। बेटा आप लोग लेफ्ट आउट कैसे हो जा रहे हैं? टाइम पर ज्वाइन करिए। ठीक है, डिफरेंस दोनों को क्लियर हो गया आप लोग को? देखिए, फंडामेंटल केस में ऑलवेज न्यू थ्योरी आर फॉर्मुलेटेड, नो रीइंटरप्रिटेशन, नो रिव्यू थ्योरी। बट इन द केस ऑफ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, न्यू थ्योरीज प्लस रीइंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरीज, दोनों ही इन्वॉल्व करेंगे। डिफरेंसेस आप लोग क्लियर रखिएगा, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एम्पेरिकल के केस में क्या होगा? एम्पेरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस। It is a data-based research coming up with conclusions which are capable of being verified by observation experiment. इससे आप empirical research को experiment research भी बोल सकते हैं। जैसे आपका applied research या action research experimental based होता है, वैसे ही आपका ये empirical research भी experiment based होता है। इसमें हम जो भी experience करते हैं या experiments करते हैं, data collection करते हैं, सर्वे वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। इसमें किसी भी थ्योरी का फॉर्मुलेशन नहीं होता है, ना ही कोई रिव्यू थ्योरी होती है। क्लियर हो रही सभी को मीनिंग? यस मैम। यस मैम। कंसेप्चुअल के केस में दोनों थ्योरीज होंगी, एग्जिस्टिंग वन थ्योरी भी होंगी, प्लस रीइंटरप्रिटेशन भी होगा। बट इन केस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च वी हैव टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क, एक्सपीरियंस वर्क, ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, रिसर्च वर्क, क्वेश्चनायर्स, डेटा कलेक्शन, सारे ही वर्क हमें परफॉर्म करने होंगे। उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको डिफरेंस बताया था रिजल्ट एंड कंक्लूजन में। क्या डिफरेंस था? क्या डिफरेंस बताया था मैंने आपको? किसी को भी याद नहीं है? मैम, रिसर्च मैथमेटिकल, रिजल्ट मैथमेटिकल फॉर्म में होता है, कंक्लूजन डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। हाँ, ठीक है ठीक है। जो बेसिकली हम आरएम की बात कर रहे हैं, किसी और फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। आरएम के केस में, रिसर्च मेथोडोलॉजी के केस में जो भी हम रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपका मैथमेटिकल डिजिट के फॉर्म में होगा, कंक्लूजन हमेशा ही स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। ठीक है, दोनों टॉपिक क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पिरिकल। नेक्स्ट टॉपिक इज वन टाइम रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। वन टाइम इट मीन्स कि हम कोई सिंगल टाइम पीरियड रिसर्च कर रहे हैं, जिसे हमें एक बार परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल कानपुर मेट्रो सिंपल एग्जांपल है, जहां हमने कोई एक बार रिसर्च किया कि हाँ इस वर्क के होने की या इस प्रोजेक्ट के होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, वो आपका हो जाएगा वन टाइम रिसर्च। हमें रिपीटिशन नहीं करना है इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, कोई भी ऐसा रिसर्च जिसे हमें सिंगल टाइम परफॉर्म करना होता है, रिपीटिशन की नीड नहीं होती है, वो आपका होता है वन टाइम रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या हो जाएगा? जहां हमें सेवरल टाइम्स, मेनी टाइम परफॉर्म करना है कोई रिसर्च, जिससे आपके वैक्सीन के ट्रायल्स होते हैं, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल,
तो ये वैक्सीनेशन का जो ट्रायल हो रहा है आपका, वो क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो रहा है। क्लियर हो रही है मीनिंग? वन टाइम रिसर्च, इट इज अ सिंगल टाइम पीरियड रिसर्च विच वी हैव टू परफॉर्म ओनली सिंगल टाइम, रिपीटिशन नहीं करना है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, कानपुर मेट्रो, फॉर एग्जाम्पल कानपुर मेट्रो हो गया। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन ट्रायल्स, किसी भी वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं वो आपके हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के, जहां में बार बार रिपीटिशन करके चेक करना है कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन फॉर्म करेंगे। क्लियर है सभी को मीनिंग इतनी? एग्जाम्पल नोट करते जाइए क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। यस कर रहे हैं मैम। ठीक है, सबने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च मेथड्स वर्सेस मेथोडोलॉजी। अच्छा, टाइप्स में किसी में प्रॉब्लम तो नहीं कोई? देखिए इतने टाइप्स हो गए, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, अप्लाइड, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कॉन्सेप्चुअल, एम्पिरिकल, वन टाइम, लॉन्गिट्यूडनल, कंक्लूजन, डिसीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? प्लस इनमें एक्सप्लोरेटरी, कंक्लूसिव, मॉडलिंग में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ दो वर्ड्स यूज किए गए, मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी। सिंपल मीनिंग, सिंपल डिफरेंस मैंने मेंशन कर दिया आप लोगों को ऑलरेडी। रिसर्च मेथड्स implies the whole series of subject that the researcher follows in the process of making a contribution to the field of knowledge। पहले आप लोग देख लीजिए फिर समझाती हूँ मैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज अबाउट द फिनोमिना और प्रॉब्लम्स। जहां भी जिस भी केस में हमें न्यू नॉलेज सर्च करनी है, न्यू प्रोसेस सर्च करनी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करना है, वहां हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं। जिससे बताया मैंने, रिसर्च प्रोसेस होती है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं 8-10, उससे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे में, वो आपका हो जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथड्स में क्या होगा, यहाँ में एक प्रोसेस परफॉर्म करनी होती है सिंपल, कोई भी नॉलेज गेन करने के लिए। सिंपल, कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया, आपने सब्जेक्ट स्टडी की, कोई भी नॉलेज गेन किसी टॉपिक की, वो आपका रिसर्च मेथड में आ जाएगा। और जिस भी केस में स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, साइंटिफिक मैनर में फॉलो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो सारे ही किस में आ जाएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी के केस में आ जाएंगे। क्लियर है सभी को मीनिंग इतनी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? रिपीट कर दीजिए। क्लियर है? ऐसा रिसर्च मेथड में होता क्या है, इट इज मेनली बेस्ड ऑन बिहेवियर्स, इंस्ट्रूमेंट्स which are used in selecting and constructing research techniques। जो रिसर्च टेक्निक्स हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज करते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करना है, वो रिसर्च मेथड में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रिसर्च प्रोसेस का। ये डायग्राम आप लोग नोट कर लीजिएगा या अभी नोट कर लीजिए, ये आपका एग्जाम में आना ही आना है टॉपिक। अगर एग्जाम आपका कन्वे होता है, परस्यू होता है, तो टॉपिक आपका आएगा ही आएगा लॉन्ग में, कन्फर्म है 100%। ठीक है, ये आप लोग डायग्राम या तो यूट्यूब से देख के नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। अभी नोट करना है, वेट करूं मैं, आप बाद में कर लेंगे? मैम बाद में कर लेंगे नोट। कर लेंगे, चलिए अच्छी बात। तो मैं इसका डिस्कशन स्टार्ट करती हूँ फिर। आपको सिंपली दिख ही रहा है कितने स्टेप्स है। फर्स्ट वन इज डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, सेकेंड इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड इज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फोर्थ इज research design, fifth is data collection, sixth is analysis of data, last is interpretation and report। ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है, कई बार डिस्कशन हुआ है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम का होता है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट समराइज अभी कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करूंगी इस टॉपिक को, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा टॉपिक। ठीक है, मैं शॉर्ट समराइज कर लेती हूँ अभी। सबसे पहले हमने क्या किया, रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया कि हमें किस टॉपिक के बारे में रिसर्च करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक पता लग गया हमें, अब हमें बेसिक नॉलेज क्रिएट करनी है, कलेक्ट करनी है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या ऐसी नॉलेज है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है किसी भी फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के फॉर्म में क्या क्या अकरेंस हो रही है नॉलेज की। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे कि हमारा जो टॉपिक, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या एजम्पशंस हम फॉर्म कर सकते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के बाद क्या होगा, रिसर्च डिजाइन, कि रिसर्च प्रोसेस कैसे कन्वे होगी, क्या ब्लूप्रिंट होगा,
कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होंगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से यूज होंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, सब कुछ किसमें होगा, फाइनलाइज रिसर्च डिजाइन में। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन डेटा में क्या करेंगे, दो मेथड्स होते हैं आपके कलेक्शन के, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा परफॉर्म करना है ये आप ऑलरेडी रिसर्च डिजाइन में फिक्स कर लेंगे। देन एनालाइजिंग डेटा। एनालाइजिंग में आपके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोडिंग, टेबुलेशन, और भी कई सारे स्टेप्स होते हैं, ग्राफ रिपेयरिंग, बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं। प्लस हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होती है एक स्टेप। हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, बताया मैंने ऑलरेडी आपको, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, स्टेप टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो परफॉर्म करेंगे। टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा डिजिट फॉर्म में, उसे कंक्लूजन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंपैरिजन करके। किससे कंपैरिजन करेंगे, जो हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की थी थर्ड स्टेप में, उससे कंपैरिजन किया जाएगा। जो भी कंक्लूजन आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम रीइंटरप्रेट कर देंगे रिसर्च को। अच्छा, इनमें से कोई भी स्टेप अगर आपने प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया तो आपको रिसर्च प्रोसेस फिर से रिपीट करनी पड़ती है। इसलिए ही बोला जाता है कि एक स्टेप आप प्रॉपरली सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीके से परफॉर्म करें। प्लस आपको ये 2 पॉइंट्स दिए गए, फॉरवर्ड का एंड फीड फॉरवर्ड। इसका क्या यूज है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और कोई क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। मैम आप इतना? इसकी लिंक फ्लोट कर दीजिएगा। हाँ, मैं यूट्यूब लिंक आपको शेयर कर दूंगी चैनल का। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और कोई क्वेरी किसी की, और कोई प्रॉब्लम किसी की कुछ है? नहीं है? चलिए फिर आज इतना ही रखती हूँ मैं, आप इतना रिवाइज कर लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी जया को। देन थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।